नेपाल में तख्ता पलट के 60 घंटे हो गए हैं। सड़क से संसद तक नेपाल ने जेनजी का आक्रोश देखा। इस आक्रोश में केपी शर्मा ओली की कुर्सी धधक गई। अब तक नेपाल को नया बॉस नहीं मिला है। नेपाल अब भी कमोवेश सुलग रहा है। आर्मी ने कमान संभाल ली है, मगर सत्ता का संकट अब भी बरकरार है। नेपाल में आर्मी चीफ और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार गठन करने की कवायद में जुटी है, मगर नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। केपी ओली के इस्तीफे के 60 घंटे बाद भी केवल कंफ्यूजन ही है। नेपाल पीएम के रूप में कभी सुशीला कार्की का नाम आता है तो कभी कुलमन घिसिंग का। हालांकि सुशीला कार्की अब भी पीएम की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है सुशीला कार्की। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। वे एक सख्त और ईमानदार जज के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। उनकी जिंदगी सादगी, संघर्ष और न्याय की मिसाल है। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के मोरंग जिले के वीरतनगर शहर के शंकरपुर में हुआ था। वे 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनका परिवार किसानी से जुड़ा हुआ था, जो साधारण जीवन जीता था। परिवार के पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनके परिवार का नेपाल के राजनीतिक नेता वीपी कोइराला के परिवार से करीबी रिश्ता था, जो उन्हें राजनीति की समझ देता था। बाद में उन्होंने दुर्गा प्रसाद सुवेदी से शादी की, जो नेपाली कांग्रेस के युवा नेता थे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मिले थे, जहां दुर्गा उनके ट्विटर थे। उनका एक बच्चा है। उनके पति ने 1973 में एक विमान हाईजैक किया था, जिसमें अभिनेत्री माला सिन्हा जैसी यात्री थी। सुशीला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नेपाल में की। 1972 में उन्होंने महेंद्र मोरंग कॉलेज वीरतनगर से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। फिर वे भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गई और 1975 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। उसके बाद नेपाल लौटकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय से 1978 में लॉ की डिग्री ली। उनकी पढ़ाई ने उन्हें राजनीति और कानून दोनों की गहरी समझ दी। 1979 में सुशीला ने वीरतनगर में वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। वे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर काम करती थी। 1985 तक वे महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में असिस्टेंट टीचर बन गई। 1990 में नेपाल में पंचायत शासन के खिलाफ जन आंदोलन हुआ, जिसमें वे शामिल हुई। इस दौरान उन्हें वीरतनगर जेल में कैद भी किया गया। जेल के अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने बाद में एक उपन्यास कारा लिखा। 1986 में वे नेपाल बार काउंसिल की सदस्य बनी और 2008 में सीनियर एडवोकेट। 2009 में सुशीला को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जस्टिस बनाया गया, जो 2010 में स्थायी हो गया। अप्रैल 2016 में मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठा के रिटायर होने के बाद उन्हें चीफ जस्टिस की सिफारिश दी गई। जुलाई 2016 में संसदीय सुनवाई के बाद वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक ये पद संभाला। मुख्य न्यायाधीश बनकर सुशीला ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने पुलिस चीफ जय बहादुर चंद की नियुक्ति रद्द कर नवराज सिलवाल को पद देने का आदेश दिया। भ्रष्टाचार जांच आयोग के लोकमान सिंह कार्की की नियुक्ति रद्द करवाई। नेपाल ट्रस्ट ऑफिस केस, जहां पूर्व राजकुमारी का संपत्ति विवाद सुलझाया। सूडान शांति मिशन में भ्रष्टाचार का केस, काठमांडू निजगढ़ फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, सैरोगेसी केस और भी कई केस। उनकी सख्ती से कई भ्रष्ट लोगों को सजा मिली और न्याय व्यवस्था मजबूत हुई। अप्रैल 2017 में उनके पुलिस चीफ वाले फैसले के बाद माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया। इससे वे खुद ही निलंबित हो गई। कई लोगों ने इसे राजनीतिक साजिश माना, क्योंकि वे बड़े केसों पर फैसला करने वाली थी। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई। गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने इस्तीफा दिया और एक पार्टी सरकार से बाहर हो गई। मई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने महाभियोग पर रोक लगाई और सरकार ने इसे वापस लिया। 85 साल की उम्र होने पर 6 जून 2017 को वे मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर्ड हुई। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी। 2018 में आत्मकथा न्याय और 2019 में उपन्यास कारा। वे नेपाली के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भी बोलती हैं। 2025 में नेपाल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा सस्पेंस कब खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। हालांकि
उम्मीद की जा रही है कि नेपाल पीएम पर आज आम सहमति बन जाएगी। जेनजी के नेतृत्व वाले युवा प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अपना समर्थन दिया है, मगर एक धड़ा अब भी इसे लेकर सहमत नहीं है। जेनजी प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया अटक गई है। देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, आर्मी कानून व्यवस्था संभाल रही है। इस बीच नेपाल के अंतरिम पीएम के चयन पर भी सस्पेंस छाया है। नेपाल के सामने 3 नाम है: सुशीला कार्की, कुलमन घिसिङ और काठमांडू मेयर बालेन शाह। फिर भी इन 3 नामों में से किस पर भी फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा। अब सवाल है कि आखिर पीएम के ऐलान में पेच कहां फंसा है। खैर, सुशीला कार्की की जिंदगी हमें सिखाती है कि सादगी और ईमानदारी से बड़े पद हासिल किए जा सकते हैं। वे नेपाल की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।